वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा 2026 का मॉडल पेपर चल रहा है। उसका आज हम सेक्शन बी करेंगे राजस्थान बोर्ड के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेक्शन बी का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है वो कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है जो यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर आपको 2 पॉइंट नजर आ रहे होंगे, पी और क्यू नजर आ रहा होगा। और पॉजिटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, वो एक्सटेंड होंगी इंफिनिटी तक के लिए। ठीक है साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको विभवांतर Vp माइनस VQ का चिन्ह बताना है, यानी Vp माइनस VQ का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। P पॉइंट Q के पास में है तो यहां पर पोटेंशियल होगा ज्यादा, और Q पॉइंट PQ से दूर है तो हम कहेंगे यहां पर पोटेंशियल होगा कम, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो डिस्टेंस के 1 पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो ऑब्वियसली जो हमारे पास डिफरेंस आएगा Vp माइनस VQ, उसका साइन यानी उसका चिन्ह जो है वो पॉजिटिव में हमें देखने के लिए मिलेगा विभवांतर का। पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, Q से P तक एक छोटे धनावेश को ले जाने में क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य आपको बताना है। तो आपसे क्या कह रहा है वो, आप इसको समझिएगा। आपसे ये कह रहा है कि Q से P तक एक छोटे धनावेश को, तो हम Q से P तक एक पॉजिटिव चार्ज को लेकर आ रहे हैं, इससे छोटा है, जैसे हमने Q1 मान लिया। तो Q1 को हम पॉइंट Q से पॉइंट P तक हम लेकर आ रहे हैं, तो क्षेत्र द्वारा कितना कार्य करना पड़ेगा। देखो इसकी छोटी सी ट्रिक है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यानी विद्युत क्षेत्र जो है वो हमेशा नेगेटिव वर्क करता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों के लिए नेगेटिव, क्योंकि वो एक्सेलरेट करने की कोशिश करता है चार्ज को, यानी उसको काइनेटिक एनर्जी देने की कोशिश करता है, उसको त्वरित करने की कोशिश करता है, गतिज ऊर्जा देने की कोशिश करता है, और हम उसको उससे रोकते हैं, मतलब उसको एक्सेलरेट नहीं होने देते, चार्ज पार्टिकल को, आवेशित कण को त्वरित नहीं होने देते। तो यहाँ पर सीधा आंसर आपको बस इतना ध्यान रखना है, नेगेटिव। वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव, जब भी क्षेत्र की बात करें या विद्युत क्षेत्र की या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें। ना नेक्स्ट, Q और P के मध्य लघु ऋणावेश की स्थितिज ऊर्जा का अंतर का चिन्ह बताइए। लघु ऋणावेश, अब वो आपसे क्या कह रहा है कि हम Q से P एक माइनस चार्ज को लेकर आ रहे हैं, तो जो Q और P है वहां से हम Q से P की तरफ माइनस Q1 चार्ज को लेकर आ रहे हैं। जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके डिफरेंस का आपको साइन बताना। ठीक है भाई, साइन हिंदी में चिन्ह कह रहे हैं, अंग्रेजी में साइन। ठीक है ना, तो चलिए देखिएगा, हमारे पास फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू QV। तो V की जगह में डेल्टा लिख दूंगा और Q की जगह माइनस Q1 लिख दूंगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव लगाना पड़ेगा। ये बात आपको याद रखनी है कि चार्ज का जो नेचर है उसका फर्क पड़ता है पोटेंशियल पर और पोटेंशियल एनर्जी पर, यानी कि विभव पर और स्थितिज ऊर्जा पर। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का सीधे से मतलब है कि अगर चार्ज नेगेटिव है पोटेंशियल नेगेटिव होगा, चार्ज पॉजिटिव है पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, यानी आपको सिंबल लगाना पड़ेगा, आपको साइन लगाना पड़ेगा वहां पर। ठीक है, और ऐसा ही पोटेंशियल एनर्जी के लिए, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के लिए। तो देखिए U बराबर माइनस Q1 डेल्टा V। अब उसको कहां से कहां ला रहे हैं, Q से P लेकर आ रहे हैं, तो Q से P। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारे पास Vp माइनस VQ था। ठीक है, अब हम Q से P लेकर आ रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। देखते चलिए, Q से P ला रहे हैं, फिर माइनस Q1 आ गया, डेल्टा V जो है इसको लिखेंगे हम Vp माइनस VQ, ऐसे हम लिखेंगे इसको Vp माइनस VQ। ठीक है, क्योंकि Q से ला रहे हैं P पे, Q और P के मध्य लघु ऋणावेश की स्थितिज ऊर्जा के अंतर का चिन्ह बताइए। तो हम उसको Q से P लेकर आ रहे हैं, तो फाइनल पोटेंशियल ये है, इनिशियल ये है। ठीक है, अब माइनस Q1 को अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो अपने पास यहां पर ये माइनस Q1 इंटू Vp। ठीक है, फिर ये इसको हम इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो प्लस Q1 VQ। तो हमारे पास यहां पर हो जाएगा, ब्रैकेट में आप देखेंगे तो VQ पहले आ जाएगा। ठीक है, अगर हम माइनस को अंदर, Q1 को हम बाहर रख लेंगे, VQ माइनस VP हमारे पास आ जाएगा और बाहर Q1 आ जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो भाई क्या इसका चिन्ह आया, ये डिफरेंस जो है पोटेंशियल एनर्जी का, उसका डिफरेंस आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि भाई ये तो अपने पास डेल्टा VQ के बराबर है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा U इज इक्वल टू UQ माइनस UP, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो डिफरेंस हमारे पास यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा वो ये छोटा है ये बड़ा है, तो डिफरेंस हमारे पास किसमें चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। ये बात आपको ध्यान से समझ लेनी है। ठीक है भाई,
अगर आप UQ माइनस UP भी करेंगे फिर आप उसकी वैल्यू रखेंगे, ठीक है, तो हमारे पास वही जो साइन है वो देखने के लिए मिलेगा। आप इससे भी करके देख सकते हैं। तो देखिएगा, तो हमारे पास डेल्टा, हम उसे Q से P लेकर आ रहे हैं, तो UP माइनस UQ करेंगे आप, ठीक है, तो आ जाएगा माइनस Q1 VP और प्लस Q1 VQ, ऐसे आप लिख सकते हैं, U इक्वल टू QV। फिर वो डिफरेंस निकालेंगे नेगेटिव में, तो नेगेटिव आपको चिन्ह मिलेगा। तो अब देखिए 1.5 नंबर का सवाल है, हर सवाल आधे नंबर का है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए। ये डेरिवेशन है हमारे पास छोटी सी, उसको आप ध्यान से देखिएगा। राशन बोर्ड में पहले भी आ चुकी है, 1.5 नंबर की है, लंबाई की एक चालक छड़ को मैं डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ, उतना क्यों हम लोड पा लें। ये हमारे पास थोड़ी रॉड हम और छोटी सी बना देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक रॉड है और इस रॉड को हमने इस पॉइंट पे फिक्स कर दिया है और ये रॉड इस सर्कुलर पाथ में रोटेट कर सकती है और जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें ये रोटेट कर रही है उसकी डायरेक्शन बोर्ड के परपेंडिकुलर या कागज के तल के लंबवत प्लेन के पेपर के परपेंडिकुलर, ये आप कह सकते हैं, ठीक है भाई, ओके। अब ये जो अपने पास रॉड है इसकी जो लेंथ है वो रेडियस की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। अब इन्होंने सिर्फ ये कहा है कि आपको विद्युत वाहक बल निकालना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है, यानी खाली फॉर्मूला निकालना है, डायरेक्शन निकालना है, तो आप राइट हैंड फ्लेमिंग रूल का इस्तेमाल करेंगे। मोशन फील्ड करंट, गति, मोशन फील्ड करंट, गति, क्षेत्र, धारा, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। तो ये मोशन इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से चल रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, घूम रहा है, और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा है, ठीक है, घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है। तो मोशन यानी कि वेलोसिटी, फील्ड अंदर की तरफ, और ये जो है ये करंट की डायरेक्शन है चार्ज के मोशन के लिए। इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। याद रखिए कि जो करंट की डायरेक्शन होती है, जो धारा की दिशा होती है, सिर्फ धनावेश के लिए होती है, ऋणावेश के लिए नहीं होती है। तो इलेक्ट्रॉन इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, इसलिए यहाँ प्लस पोलैरिटी डेवलप होगी, यानी कि धनात्मक हमें ध्रुवता देखने के लिए मिलेंगे, ऋणात्मक। चलिए डेरिवेशन करते हैं, बहुत आसान सी बात है। तो हम क्या करेंगे, छोटा सा पोर्शन हमने यहाँ पर ले लिया है DL, ठीक है। इस छोटे से पोर्शन में कितना विद्युत वाहक बल जनित हो रहा है, कितना EMF इंड्यूस हो रहा है, वो हम जानना चाहते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, शायद आपने पढ़ा हो, E बराबर होता है BLV, और उसी का इस्तेमाल करेंगे तो DE बराबर BDLV, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब अपने पास जो V है, V को हम लिख सकते हैं, जो V है इसको लिख सकते हैं ओमेगा L। क्लास 11 में आपने पढ़ा हो V बराबर ओमेगा R UCM में, ठीक है। अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, यहाँ पर खाली L का इंटीग्रेशन होगा 0 से L, और ये यहाँ पर 0 से E, तो D का इंटीग्रेशन तो E ही आएगा, डिफरेंस -0 लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि दूसरा तो 0 है। और LDL का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो LDL का इंटीग्रेशन करने पर मेरे पास आएगा L²/2। लिमिट रखने की कोई जरूरत नहीं, ये डेरिवेशन खत्म हो गया और ये आपके पास 1.5 नंबर का सवाल हो गया। तो आप ये डायग्राम बनाएं, डायग्राम बनाने के बाद आप ये डेरिवेशन करें। तो देखिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पर पोर्शन लिया है, ठीक है, एक छोटा सा पोर्शन। अच्छा, आप चैप्टर 6 में देखेंगे तो आपको डेरिवेशन नजर नहीं आएगी, बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी। आपको ये डेरिवेशन कहाँ नजर आएगी, एग्जाम्पल में दे रखा है, 3rd या 4th एग्जाम्पल 6 चैप्टर का EMI का, उसमें दे रखा है। तो छोटा सा पोर्शन है DL, इसके लिए हमने EMF निकाला इस फॉर्मूले से, D बराबर BDLV, V की जगह ओमेगा L रख दिया, फिर LDL का इंटीग्रेशन कर दिया 0 से L, बस L²/2, डेरिवेशन खत्म हो गया अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, ये भी चैप्टर 6 का हमारे पास सवाल है, सवाल को आप ध्यान से देखिएगा। तो आप देखिए यहाँ पर सवाल हमें ये कह रहा है, एक प्रकाश बल्ब, एक सरल एक बल्ब है जो एक कुंडली से जुड़ी हुई है, स्रोत AC है। ये किताब का ही डायग्राम है जो उन्होंने दिया है। अब आपसे वो क्या कह रहे हैं, वो आपसे ये कह रहे हैं कि अगर हम इस L में, डायग्राम को मैं ऐसे बना देता हूं ताकि आप समझ जाए। ये इंडक्टर है, प्रेरक कुंडली, ये बल्ब है जी, ठीक है, और ये AC सोर्स हमने जोड़ा है, ठीक है, और ये स्विच ऑन है। ये है डायग्राम बेसिकली, ये AC सोर्स यानी कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत।
अब वो आपसे ये कह रहा है कि अगर ये जो अपने पास L है ये खुली परिनालिका है, खुली प्रेरक कुंडली है, यानी कि ओपन इंडक्टर है। वो ये कह रहा है कि इसके अंदर अगर हम एक रॉड इंसर्ट करें, इसके अंदर अगर हम एक रॉड इंसर्ट करें, ठीक है, तो जो बल्ब है उसका जो चमक है, उसकी जो ग्लो है, वो इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, डिक्रीज होगी, घटेगी, या अनचेंज रहेगी। ठीक है, सवाल समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो वो जो अपने पास ओपन रॉड है, ओपन जो सोलेनॉइड है या ओपन इंडक्टर है, खुली जो परिनालिका है, उसमें रॉड इंसर्ट की गई है। तो रॉड इंसर्ट करने से स्विच ऑन है, तो बल्ब जो है, बल्ब का जो ग्लो है, उसकी जो चमक है बढ़ेगी, कम हो जाएगी, या जैसी है वैसी रहेगी। तो हम देखेंगे इसके बारे में। तो आपको ये देखना है कि जो इंडक्टर है उसका धारतीय प्रेरकीय प्रतिघात होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है एक्सएल, और एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल। और ये जो अपने पास एल है, इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। अब ये जो एल है ये मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे मैंने रॉड इंसर्ट करी, तो अभी तो इसके, जब ये ओपन है तो इसके बीच में एयर होगी, लेकिन जैसे रॉड इंसर्ट करी तो रॉड ने एयर को रिप्लेस कर दिया। जब रॉड ने एयर को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, तो मीडियम चेंज हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा बात ध्यान रखना है, मीडियम चेंज होते मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, यानी कि एल जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, प्रेरक कुंडली इंडक्टर जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, इतना चुंबकीय जनित कर रहा था, उससे ज्यादा आपको जनित करना शुरू कर देगा, उससे भी ज्यादा जनित करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये म्यू नॉट चेंज हो गया, यानी कि बढ़ गया, तो हम कहेंगे कि एल बढ़ जाएगा। एल के बढ़ते एक्सएल बढ़ जाएगा। एक्सएल क्या है? प्रतिरोध की तरह व्यवहार कर रहा है, रेजिस्टेंस है, जिसे हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरकीय प्रतिघात, चैप्टर 7 में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो एक्सएल बढ़ गया, एक्सएल के बढ़ते रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर बच्चों? करेक्ट आंसर है डिक्रीजेज। ये गलत है, ये गलत है, दिस इज द करेक्ट आंसर। जितना बल्ब ग्लो कर रहा था उससे कम ग्लो करेगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि एल जो है वो म्यू नॉट पर डिपेंड कर रहा है, तो मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम के चेंज होते ही एल बढ़ जाएगा, एल के बढ़ते ही एक्सएल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्सएल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के। बस ये देखने के लिए मिलेगा आपको, कम हो जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान से देखिएगा। अब ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है अपने पास चैप्टर नंबर 9 का। बहुत आसान सा सवाल आपसे वो कर रहा है, वो आपसे क्या कह रहा है, इस कॉम्बिनेशन की वजह से फाइनल जो इमेज बन रही है उसकी आपको पोजीशन बतानी है। इट्स वेरी सिंपल। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं कैनवस पर। मैंने पहले से यहाँ पर एक डायग्राम तैयार कर रखा है, तो आप देखिएगा, ये डायग्राम है हमारे पास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है अपने पास वो कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों। तो कॉन्वेक्स लेंस है, तो इस कॉन्वेक्स लेंस की वजह से फर्स्ट लेंस है ना, इसको मैं नाम दे देता हूं, जैसे ये ब्लैक ले लिया मैंने, इसको फर्स्ट नाम दे दिया, इसको सेकंड नाम दे दिया, इसको थर्ड नाम दे दिया। ठीक है, तो अपने पास है लेंस 1। ठीक है, लेंस 1 की वजह से इमेज कहां बन रही है, तो हम थिन लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि पतले गोलीय लेंस के सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, और यहां पर 1/f1 लिख दूंगा। अब मुझे v निकालना है, तो 1/u को उधर भेज दूंगा। 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f1। ठीक है बच्चों, अब देखो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर रखा है, 30 सेंटीमीटर पे हमारे पास ऑब्जेक्ट रखा है। तो u अपने पास हो गया माइनस का 30 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ जो पहले वाले की फोकल लेंथ है वो आपको दे रखी है +10, ये पहले वाले की है, -10 ये दूसरे वाले की है, और +30 ये तीसरे वाले की फोकल लेंथ। ध्यान से देखिए, बहुत आसान सा है। ठीक है, एग्जाम में आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। है तो आपके कोर्स से ही, ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि मॉडल पेपर से सवाल नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं, और ये +10 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। ठीक है जी, तो अब देखिए यहां पर वैल्यूज रख देते हैं। तो हमारे पास हो गया 1/v इज इक्वल टू 1/-30 प्लस 1/10। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 1/10 माइनस 1/30, तो चलिए हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा अपने पास 30 × 10। ठीक है, यानी कि 300। आप 10 से 10 का डिवाइड करेंगे, 30 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 10, तो आपके पास हो जाएगा 20 और डिवाइडेड बाई 300। ये कट कर देंगे हम,
ठीक है। तो अब इसको मैं अगर रेसिप्रोकल करूंगा तो अपने पास हो जाएगा यहां पर 30/2 तो इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो जो अपने पास लेंस वन है उसके लिए ऑब्जेक्ट है O और वो इसके ऑप्टिकल सेंटर से यानी कि प्रकाशिक केंद्र से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो फर्स्ट लेंस की वजह से जो इमेज बन रही है वो 15 सेंटीमीटर पे बन रही है। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जरा उसको आप ध्यान से समझिएगा। ये इन्होंने कुछ दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो आप ये देखेंगे कि ये जो लेंस है इसकी वजह से जो इमेज बन रही है वो 15 सेंटीमीटर पे, लेकिन जो प्लेनो कॉन्केव लेंस है यानी समतल अवतल लेंस है, इसकी वजह से जो इमेज बनेगी, इसके लिए ये जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी। तो इसके लिए ये कहां पर होगा 10 सेंटीमीटर। मैं आपको बताता हूं कैसे होगा, एक डायग्राम बना के आपको समझाता हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ये तो देखिए आप, हमारे पास पहला लेंस है, ये फर्स्ट लेंस है हमारे पास, और ऑब्जेक्ट रखा था 30 सेंटीमीटर। ठीक है साहब, ओके, नो प्रॉब्लम। अब इमेज जो बन रही है वो 15 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि यहां पर इमेज बन रही है, सपोज दैट यहां इमेज बन रही है, मान लेते हैं, है ना, ठीक, मान लिया, कोई प्रॉब्लम, मान लिया। अब इसकी जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, तो इससे इसके आगे ही बन रही है, ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर मान लेते हैं, समझने के लिए हम इस बात को देख रहे हैं। अब जो दूसरा लेंस है वो यहां रखा है, ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। अब इनके बीच की डिस्टेंस ही कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। इजी हो गया, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। तो अब जो सेकंड लेंस है हमारे पास, जो सेकंड लेंस है ये इस इमेज को क्या समझेगा, वो इस इमेज को समझेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये उसको ऑब्जेक्ट समझेगा, हमें तो पता है वर्चुअल होगा उसके लिए, लेकिन ये इस इमेज को ऑब्जेक्ट की तरह लेगा। हमारे हिसाब से वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल तो यहां रखा है। तो अब ये कहां पर बनाएगा, तो लेंस 2 की हम बात करते हैं। तो मैं आपको एक शॉर्टकट में बताऊंगा, तो कीप कंटिन्यू। 1/v माइनस 1/v इज इक्वल टू 1/f2। आप नोटिस करेंगे तो जो f2 है अपने पास वो -10 है, ठीक, तो अपने पास हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f2, ठीक है भाई। तो 1/u कितना है अपने पास भाई, u तो अपने पास 10 सेंटीमीटर, अब तो राइट हैंड साइड है तो प्लस में जाएगा, तो हमने 10 लिख, लेकिन ये तो प्लेनो कॉन्केव है, इसकी फोकल लेंथ माइनस में आएगी, तो f की जगह लिख दूंगा f2 की जगह -10, तो कट गया, इधर क्या आ गया 0। मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1/0, 0 नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा इंफिनिटी, ठीक। अब आप ही कहेंगे सर इसमें शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट बताता हूं आपको। ये हमारे पास इसकी एक साइड कर्व है और एक साइड प्लेन है, ठीक है, एक साइड कर्व और एक साइड प्लेन। अगर एक साइड कर्व और एक साइड प्लेन है तो जो प्लेन साइड है उसकी तो रेडियस होगी नहीं, उसकी रेडियस होगी इंफिनिटी। तो आप इसे शॉर्टकट में कह सकते हैं कि हाँ भाई इसकी जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, इंफिनिटी पर बनेगी। अब हमारे पास तीसरा लेंस आएगा, ये रहा तीसरा लेंस। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां है, इसके लिए ऑब्जेक्ट है इंफिनिट सेंटीमीटर। अब यार देख बहुत आसान है, एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसके लिए ऑब्जेक्ट कहां रखा है इंफिनिटी पर, तो इमेज कहां बनेगी फोकस पर। आंसर आ गया है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो जो अपने पास तीसरा लेंस है, ये अपने पास तीसरा लेंस है सपोज दैट, ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये तीसरा लेंस है अपने पास और इसकी फोकल लेंथ है अपने पास 30 सेंटीमीटर। अब इसके लिए ऑब्जेक्ट कहां है भाई, इसके लिए ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर है, इसके लिए इंफिनिटी पर रखा है, तो हम क्या कहेंगे भाई इमेज बनेगी फोकस पर। तो v बराबर क्या आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। लो जी आंसर आ गया, आपको तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एग्जाम में इतना लिख देना कि यार इसका ऑब्जेक्ट तो कहां पर रखा है इंफिनिटी पर, तो इमेज बनेगी फोकस पर, इसका फोकस क्या है 30 सेंटीमीटर, तो फोकस पे इमेज बन रही तो वो इमेज डिस्टेंस हो गया, आंसर शॉर्टकट, ठीक है भाई, ऐसा आप कर सकते हैं। 1.5 नंबर का सवाल है, इतना बड़ा नहीं है, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट, जब दो क्रॉसित पोलरॉइडों के बीच में पोलरॉइड की तीसरी शीट को घुमाया जाता है तो पारगमित प्रकाश की तीव्रता में होने वाले परिवर्तन की विवेचना कीजिए। डिस्कस द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन अ पोलराइड शीट इज रोटेटेड बिटवीन टू क्रॉस पोलरॉइड। अब ये जो बेटे ये हमें सवाल दे रखा है, ये एग्जांपल है 10.2 10वें चैप्टर का
आखिरी एग्जाम्पल और 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन है, आसान है, मुश्किल नहीं, आप ध्यान दीजिए, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर जो सवाल है, सवाल के हिसाब से दो हमारे पास शीट है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, ये पहली शीट है हमारे पास, इस शीट को मैं P1 नाम दे रहा हूँ। अब इस शीट से जो लाइट गुजर रही है उसकी इंटेंसिटी है I0। अब ये जो लाइट है I0 ये गुजरेगी P2 से, यहां P2 में बना देता हूं, ऐसे बना देता हूं, आप इसको ऐसे समझ लीजिए। तो ये जो लाइट है, ये वाली जो लाइट है, ये लाइट अब किससे गुजरेगी? P2 से गुजरेगी। है कितनी इंटेंसिटी इसकी? I0 मैक्सिमम इंटेंसिटी होती। तो जो लाइट सबसे पहले P1 से गुजरी तो हमने कहा उसकी इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं आया, तो I0 मान लिया। अब वो गुजर रही किससे? P2 से। ठीक है, P1 और P2 के बीच में एंगल है थीटा। ठीक है, P1 और P2 के बीच में एंगल है थीटा। अब इससे जो लाइट गुजरेगी P2 से, इसको अपन I2 मान लेते हैं। तो I2 जो है वो होगी अपने पास I0 cos स्क्वायर थीटा, ऐसे मान सकते हो I0 cos स्क्वायर थीटा, ऐसे आप इसको मान सकते हो। ठीक है साहब, अब हमारे पास एक और शीट है P3 जिसको हम घुमा सकते हैं, ठीक है। तो जब उसको घुमाएंगे P3 शीट, अब इसमें से लाइट आई, ये लाइट का सोर्स मान लीजिए, लाइट के सोर्स से लाइट इसमें एंटर हुई P1 में, फिर P1 से निकली, उसकी इंटेंसिटी I0 हो गई, फिर यहां से निकली वो P2 में आई। ठीक है ना, P2 से निकली तो उसकी इंटेंसिटी हो गई I2 इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है साहब, cos स्क्वायर थीटा अपने पास हो गई। अब यहां पर तीसरी शीट भी रखी। ठीक है, अब जो तीसरी शीट हमारे पास रखी है वो जो है वो P1 के साथ, ये जो P1 है इस P1 के साथ वो एंगल बना रही है, P3 शीट है अपने पास। ठीक है, P2 के साथ ये P1 और P3 के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है π/2 माइनस थीटा। ठीक है, π/2 माइनस थीटा, यहां पर ये एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा। P2 के लिए ये जो शीट है वो कौन से एंगल पर है? π/2। तो भाई P1 के लिए कितने एंगल पर होगी? π/2 माइनस थीटा, क्योंकि π/2 में से ये तो निकल ही गया, तो बचा कितना? π/2 माइनस थीटा। अब ये जो अपने पास रे है I2 जो निकल रही है, I2 जब इसमें से निकलेगी तो क्या बन जाएगी? I3। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं क्या लिखूंगा, I2 cos स्क्वायर π/2 माइनस थीटा। I2 क्या है भाई? यहां लिखा है, I2 की वैल्यू रिप्लेस करते हैं। I2 की वैल्यू अपने पास है I0 cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या है? cos स्क्वायर π/2 माइनस थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूं sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, आसान चीज है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप यहां तक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, हाँ तो बच्चों देखिए, फिर यहां पर हम क्या करेंगे, जो cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा है इनको एक ब्रैकेट में डाल देंगे और फिर हम 2/2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, और भी फॉर्मूला बन जाएगा, ज्यादा कुछ डिफरेंस आएगा नहीं। तो हो गया यहाँ पर I0 2 का स्क्वायर हो गया 4, इसको नीचे ले लिया, 2 sin थीटा cos थीटा, ये होता है sin 2 थीटा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे sin स्क्वायर 2 थीटा। तो ध्यान रखना है, P1 से जो लाइट गुजर रही है उसकी इंटेंसिटी I0 है, फिर वो P2 से गुजर रही है तो उसकी इंटेंसिटी हो गई I0 cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि इनके बीच में एंगल है थीटा। P2 और P3 के बीच में एंगल है π/2, और P1 और P3 के बीच में एंगल है π/2 माइनस थीटा। P1 के रिस्पेक्ट में क्यों देख रहे हैं कि ये जो इंटेंसिटी यही तो चेंज हुई है, तो ये कितनी चेंज हुई, इसीलिए ये वाला एंगल ले रहे हैं। तो हमारे पास I3 हो गया I2 cos स्क्वायर π/2 माइनस थीटा, ये बन गया sin स्क्वायर थीटा, I2 की जगह I0 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos थीटा sin थीटा को मल्टीप्लाई कर लिया, एक साथ ले लिया और स्क्वायर लगा दिया, और फिर अंदर 2/2 से मल्टीप्लाई करा दिया, नीचे वाला 2 स्क्वायर होकर 4 बन के इधर आ गया, 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा स्क्वायर तो sin स्क्वायर 2 थीटा। इजी वही। चलो आगे बढ़ते हैं, खुद से जरूर कीजिएगा वरना फिर वही
आप मैसेज करते रहेंगे भाई समझ में नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं आ रहा है, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा ना। यंग के द्विझिरी प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी 0.28 मिलीमीटर है, तो 0.28 10 की पावर -3 मीटर, मिलीमीटर को 10 की पावर -3 मीटर। The slits are separated by 0.28 मिलीमीटर। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, याद रखिएगा दीप्त है यानी कि इंग्लिश में कह रहे हैं ब्राइट फ्रिंज, और फोर्थ ब्राइट फ्रिंज है चतुर्थ ब्राइट, चतुर्थ यानी कि n इक्वल टू दे रखा है, सब काम आएंगे आपके। उनके बीच की डिस्टेंस यानी x दे रखा है आपको 1.2 सेंटीमीटर, यानी कि 1.2 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो आपको लैम्डा पूछा है, लैम्डा यानी कि वेवलेंथ पूछा है। ठीक, ये आपको स्मॉल डी दे रखा है, और पर्दे की दूरी दे रखी है कैपिटल डी 1.4 मीटर, ये कैपिटल डी आपको स्क्रीन डिस्टेंस दे रखी है। तो बेटा ब्राइट फ्रिंज जो होती है ना उसका फॉर्मूला होता है xn बराबर n लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। अब आपको लैम्डा निकालना है तो xn इंटू डी, ठीक है, अपॉन n इंटू कैपिटल डी। अब xn की जगह वैल्यू दे रखी है आपको 1.2 इंटू 10 की पावर -2, स्मॉल डी की वैल्यू आपको दे रखी है 0.28 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है, इस डिवाइडेड बाय n की जगह दे रखा है 4 और d की जगह 1.4। ठीक है, अब आप इनके डेसिमल वगैरह हटा दीजिए, जैसे इसका डेसिमल हटाया तो नीचे 10 आ गया, 4 से इसको कट कर दिया 3 बच गया। ठीक है, हमने इसका डेसिमल हटाया 0.28 का, नीचे 100 आ गया, इसका डेसिमल हटाया तो ऊपर 10 आ गया, 14 से 28 कट गया 2 टाइम्स। ठीक है भाई, 2 टाइम्स कट गया, और 2 से ये 10 कट गया 5 टाइम्स, तो अपने पास यहाँ पर 3/5 100 10 की पावर -2 10 की पावर -3 10 की पावर -5 हो गया, ऊपर 10 है -4, 100 ऊपर जाएगा, ये भी हो जाएगा -2, तो -4 -2 -6 और 3/5, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, तो लोड नहीं होती है फॉर्मूला। ठीक है, सॉल्व तो आप कीजिए। आइंस्टीन का प्रकार का जो समीकरण व्युत्पत्ति कीजिए, आसान सा टॉपिक अभी कर देते हैं, कोई परेशानी नहीं आएगी। यानी बोर्ड में आया सवाल है, आपको आसानी रहेगी, तो ध्यान से देखिएगा। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, जो फोटोन की एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन को मिलती है, तो इलेक्ट्रॉन उसको 2 हिस्सों में बांटता है, वर्क फंक्शन यानी कार्यफलन और काइनेटिक एनर्जी, दोनों में बांटता है। ठीक है, जो फोटोन की एनर्जी होती है वो h होती है, W0 को W0 रहने दीजिए और Kmax को Kmax रहने दीजिए। ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों में से किसी एक इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, उसी को हमने लिखा है। फिर अगर हम ये कहें कि न्यू बराबर है किसके, न्यू नॉट के, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है तो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, बाहर तो निकलता है वो, वर्क फंक्शन तो होता है लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता, तो हमारे पास हो जाएगा h0 बराबर W0। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड दे दीजिए। अब जब W0 है इसकी जगह हम लिख देते हैं h0, तो हमारे पास आएगा h0 इज इक्वल टू h0 प्लस W0 सॉरी प्लस Kmax आ जाएगा, h0 को इधर ले आओ, h कॉमन आ जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू Kmax। लो जी, ये डेरिवेशन खत्म। उसकी प्रैक्टिस कीजिए बार बार। फोटोन की एनर्जी के 2 हिस्से कर दिए उसने, कार्यफलन यानी कि वर्क फंक्शन और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, पर W0 की जगह W0 प्लस Kmax, और अगर न्यू किसके बराबर हो जाए, न्यू नॉट के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, आपके प्रकाश की तीव्रता, तो इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद इतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो आगे बढ़ सके, वापस तो नहीं लौटेगा लेकिन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो हमने न्यू की जगह न्यू नॉट रख दिया, Kmax 0 हो गया, W0 की वैल्यू हो गई h0, इसी से W0 न्यू नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, W0 की वैल्यू रख दिया h0, h को इधर ले गए, न्यू माइनस नॉट बराबर Kmax। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है तथ्य क्या दर्शाता है, यदि इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा धनात्मक होती तो क्या परिणाम होता है। द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन द हाइड्रोजन एटम इज नेगेटिव, व्हाट इज दिस फैक्ट इंडिकेट द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन वाज पॉजिटिव, देन व्हाट रिजल्ट विल हैव बीन अचीव्ड। देखो नेगेटिव अगर एनर्जी, आपको ये लिखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव है, ऋणात्मक है, तो ये इस वजह से है क्योंकि वो न्यूक्लियस के आकर्षण बल से, कुलामी आकर्षण बल से, कुलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स से बना हुआ है, इसलिए उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी, उसकी जो टोटल एनर्जी है वो नेगेटिव में होती है, बाउंड टू द न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से बंधा हुआ है कुलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स से। अगर उसके पास एनर्जी पॉजिटिव में होती
तो वो एटम से बाहर निकल जाता, अपने आप ही बाहर निकल जाता अगर प्लस में उसके पास एनर्जी होती तो। बस डेढ़ नंबर का सवाल इतना से तो लिखना है आपको। डेफिनेशन पूछ रहा है आपसे वो रेडियो एक्टिवता की, द्रव्यमान क्षति की, रेडियो एक्टिविटी और मास डिफेक्ट की। मास डिफेक्ट क्या होता है? मास डिफेक्ट द डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड मास एंड ओरिजिनल मास। मैं रिपीट कर रहा हूं, द डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड मास एंड ओरिजिनल मास, यानी मापित द्रव्यमान और वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। सिर्फ डेफिनेशन पूछिए, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा है, फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं पूछा। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जरूरत नहीं है, ठीक है। रेडियो एक्टिवता, रेडियो एक्टिवता इंग्लिश में रेडियो एक्टिविटी हम कह रहे हैं, तो रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिवता क्या होता है इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। बहुत आसान से डेफिनेशन दे रखी है इसी में न्यूक्लियर वाले नाभिक वाले चैप्टर में, कि जब यदि कोई परमाणु या कोई नाभिक इस प्रकार से विघटित होता है कि वो विकिरण उत्सर्जित करता है, इस प्रकार से वो विघटित होता है या टूटता है कि विकिरण उत्सर्जित करता है, जिस प्रकार की परिघटना को रेडियो एक्टिवता, और इस प्रकार के परमाणु नाभिक को हम रेडियो एक्टिव कहते हैं। इन इंग्लिश रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? रेडियो एक्टिविटी इज द नेचुरल फिनोमिना इन विच एन एटम और अ न्यूक्लियस विच इज अनस्टेबल, अस्थायी होता है, लिखना चाहे तो ठीक है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, विच डीकेज, जो डीके होता है, सच दैट कि वो एमिट करता है रेज, पार्टिकल्स, दैट्स कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, लास्ट अपने पास क्वेश्चन है सेक्शन बी का। आज सेक्शन बी कंप्लीट हो गया है, उसके बाद फिर हम सेक्शन सी की तरफ बढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी राइट द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, अचालक, अर्धचालक में अंतर लिखिए। तो आपको ये नहीं बताना है कि एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं और वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड, कुछ नहीं बताना आपको, तो सिर्फ सीधे सीधे, क्योंकि 1.5 नंबर का सवाल है, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे सबसे पहले हिंदी में चालक, यानी कि मेटल के बारे में बात हो रही है, कंडक्टर, तो आप कहेंगे कि भाई ये अपने पास वैलेंस बैंड है, संयोजी बैंड, और ये कंडक्शन बैंड है, यानी कि चालन बैंड, और ये एनर्जी आ रही है इस डायरेक्शन में। तो आपसे ये कह रहा है कि ये जो गैप है, अगर ये गैप लेस देन और इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अगर इलेक्ट्रॉन को संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाने के लिए, ठीक है, ये जो है ये अपने पास ईवी है, ये अपने पास ईसी है। ईवी क्या होता है? संयोजी बैंड का उच्चतम ऊर्जा स्तर, हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड, और ईसी क्या होता है? चालन बैंड का निम्नतम ऊर्जा स्तर, लोएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड। तो अगर इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम की कई बार 0 भी चाहिए होती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाते हैं, ओवरलैपिंग वाला भी आप लगा सकते हैं। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, और जो वैलेंस बैंड है, संयोजी बैंड है, वो लगभग खाली होगा, चालन बैंड लगभग पूर्ण भरित होगा, लगभग पूरा ही भरा हुआ होगा। लेकिन अगर ये दोनों लेवल एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाते हैं, एक दूसरे की जगह ले जाते हैं, ईवी ऊपर चला जाता है, ईसी नीचे आ जाता है उसकी जगह, तो इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी चाहिए? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस कंडीशन में जो वैलेंस बैंड है, संयोजी बैंड है, वो तो होता है खाली, कंडक्शन बैंड भरा हुआ होता है। फिर आगे देखिए, जो अपने पास इंसुलेटर है, जो सेमीकंडक्टर है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इंसुलेटर के लिए क्या होता है कि अगर एनर्जी गैप कितना होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होता है। अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए वैलेंस बैंड के उच्चतम ऊर्जा स्तर, संयोजी बैंड के हाईएस्ट एनर्जी लेवल से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, और उसे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा की एनर्जी की जरूरत है, तो हम कहेंगे ऐसा जो पदार्थ है वो इंसुलेटर है। और सेमीकंडक्टर में क्या होगा? उसको एनर्जी कितनी चाहिए? लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को हाईएस्ट एनर्जी लेवल से, उच्च ऊर्जा स्तर से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, चालन बैंड में जाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम की एनर्जी की जरूरत है, तो इस तरह के जो पदार्थ होते हैं वो सेमीकंडक्टर होते हैं। अब सेमीकंडक्टर में क्या होगा? थोड़ा खाली होगा वैलेंस बैंड, थोड़ा भरा होगा कंडक्शन बैंड। इंसुलेटर में क्या होगा? पूरा भरा होगा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड खाली सा ही होगा। तो बस ये लैंग्वेज दे रखी है एनसीईआरटी में, चैप्टर नंबर 14 है, उसमें आप पढ़ लीजिएगा, पता लग जाएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग वीडियोस, और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसके बारे में पता लगे। और थैंक यू वेरी मच।